हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। √5 के स्थान पे √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √15 आ सकता है, रूट के अंदर 7 आ सकता है, कुछ भी आ जाए। प्रूफ ऐसे ही करोगे जैसे बताएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा बन सकता है, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। इसको लगाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसे आप विरोधाभास से लगाओगे। इसमें आपको जो अपरिमेय माना है, सिद्ध करना है, तो हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। तो सबसे लिखेंगे हल, और यहाँ लिखा जाएगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे इसे? परिमेय संख्या। जैसा कि आप 9 में पढ़ चुके होंगे या 10 में भी पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, ठीक। ये हम लोग मान लिए हैं। जो मान्य हो परिमेय है तो P/Q के रूप में होना चाहिए। और ये P और Q क्या है थोड़ा सा बता दें आपको। जहां P, Q पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक ही लिख दे रहे हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा, पूर्णांक है, ठीक। और क्या मान रहे हैं देखो, और P, Q का HCF बराबर 1 है। HCF 1 का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगा तो केवल एक, अर्थात यह एक सह अभाज्य संख्या है, ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF 1 मान के चल रहे हैं। अगर HCF 1 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो हम लोग विरोधाभास लगा देंगे। तो देखो कैसे हल करोगे। अब इसका आप तिर्यक गुणा करोगे। चलो P का गुणा 1 में करोगे तो P एक नम P बराबर, ये लिखा जाएगा √5Q। अब इस रूट को हटाने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कोई भी सवाल आ जाए ऐसे ही हल करोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते हैं। P का वर्ग करोगे तो P², √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा ये, 5, रूट गायब हो जाएगा तो ये 5, और Q का करोगे तो Q²। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब यहाँ एक बात बताएंगे, उसको ध्यान से देखना, और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से देखना। अब एक हम लोग रफ कार्य करने वाले हैं, ठीक। समझाने के लिए इसको आप समझना, फिर इसको मिटा देंगे, यही बेसिक है। अब यहाँ जो हम लोग लिखेंगे आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कहाँ से आ गया। उसके लिए एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो 2, एक संख्या है 2, ये रफ कार्य है, समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। और एक संख्या है 8 मान लो, भाग 2 तो 4 बढ़ जाएगा, 2 चौके 8, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। ध्यान से समझना हम क्या बात करने वाले हैं। अगर अब आपको देखें तो यहाँ पे कुछ बात याद रखो। जिसमें भाग देते हो इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, भाज्य, ठीक। और भाग जितनी बार गया है, अर्थात ये 4 जो है ये होगा भागफल। ये क्या होगा, भागफल। और भाग देने पर जो शेष बचता है उसे क्या बोलते हो, शेषफल। ध्यान से समझना। और जिससे भाग दोगे वो क्या होता है, भाजक। तब आपको एक सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक। अब देखो यहाँ पे भाज्य कितना है, देखो यहाँ से 8 है तो यहाँ लिख दोगे 8 बराबर भाजक कितना है, 2, और भागफल कितना है, 4, और शेषफल कितना है, 0 आया है,
ठीक। अगर शेषफल शून्य आता है, अगर शेषफल कितना आ जाए शून्य, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या से भाग दिए हो अर्थात 2 8 का एक गुणनफल है। या बोल सकते हो 2 8 को विभाजित करता है। मतलब जो यहाँ पे 8 बराबर 2 गुणे 4 लिखे हो, इसको ये भी बोल सकते हो कि 2 8 को विभाजित करता है, क्योंकि शेषफल कितना आया है शून्य। देख लो, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ लिख रहे हो 8 बराबर 2 गुणे 4, इससे समझ में आ रहा है कि 2 8 को विभाजित करता है। सेम चीज़ देखो यहाँ देखो सेम चीज़ लिखा है p² बराबर 5q²। भाई कुछ नहीं है तो +0 कर सकते हो समझाने के लिए। अब देखो ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि जो 5 है वो p² को विभाजित करता है। कहाँ से? यहाँ से देख सकते हो 8 बराबर जो 2 गुणे 4 आया है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 2 8 को विभाजित करता है। सेम यही चीज़ यहाँ लिखा है। यहाँ से बोल सकते हो कि 5 p² को विभाजित करता है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 5, देखो इसी समीकरण से यही से पता चल, अब कहाँ से जो लिखने वाले आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि हम लोग कहाँ से लिखते, यही खेला है, ये रफ है, इसको मिटा देंगे। यहाँ से लिख सकते हो 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक। कहाँ से हम लोग पता कर पाए? यहाँ से, और यहाँ से तुलना करके देख लोगे, समझ जाओगे। अच्छा एक बात और देखो, अगर अब कहीं लिखा है जैसे 2 जो है 64 को विभाजित करता है, मान लो ये भी रफ कार्य है। विभाजित करने का मतलब भाग दोगे शेषफल शून्य आएगा, विभाजित करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, भाई सच में भाग देकर देख लो, 2 से भाग दोगे तो 32 आएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, तभी लिखेंगे विभाजित करता है। 8² 64 को लिख सकते हो 8², वही बात है, विभाजित करेगा। अब अगर हम बात करें कि 2 केवल स्क्वायर हटा दो तो 8 को विभाजित करेगा, चेक कर लो, 2 से भाग दोगे 8 में 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 0। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 8² को विभाजित करता है तो पक्का 2 8 को विभाजित करेगा। सेम ऐसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए जो ये 5 है, तो 5 p² को विभाजित करता है। सेम ऐसे देखो तो यहाँ लिख सकते हो 5 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा एक बात फिर से देखो, जैसे हम लोग बोल दिए हैं कि 2 8 को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 से 8 में भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा? 0। तो अगर ये 0 होगा तो ये 8 बराबर फिर 2 गुणे 4 लिख सकते हो। सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखो रफ्कार के लिए 5 p को विभाजित करता है मान ले रहे हैं, तो यहाँ से 5 से अगर p में भाग दोगे तो पक्का शेषफल कितना आएगा? 0। और शेषफल 0 आएगा तो कुछ संख्या तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कितनी बार भाग गया है? m बार, और यहाँ p आएगा 0, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि 5 p को विभाजित करेगा। अगर विभाजित करेगा तो पक्का शेषफल कितना आएगा? 0। और हमें कोई संख्या p का मान नहीं पता था, तो हम लोग मान लिए भाग कितनी बार गया है? m बार, जैसे यहाँ पे 4 बार गया था, ठीक है। तो ये हम लोग, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग नियम लगाए तो ये p बराबर लिख सकते हो 5 गुणे m प्लस 0। कहाँ से? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि p बराबर 5m। अगर ये बात सत्य है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये रफ के लिए था, मिटा देना इसे, यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए अगर 5 p को विभाजित करता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि p बराबर कितना आएगा? 5m आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यही इसमें लगा दो, भाग देने पे शेषफल 0 आएगा। मान लेते हैं कोई संख्या m बार गया है, 0 आएगा तो मतलब 0 लाना ही है। तो अगर यहाँ पे भाज्य बराबर बोलोगे तो भाज्य p है,
भाजक 5 है, भागफल यम है, शेषफल 0 है। इसी सूत्र में रखोगे तो p बराबर 5m प्लस 0 आएगा, 0 हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। एक बात यहाँ से देखो, अगर p 5 को विभाजित 5 p को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 p का गुणनखंड है, या ऐसे रहने दो, तो p बराबर कितना मिल गया 5m। थोड़ा इसको जूम कर दे, देखो इसे। अब देखो p में 5 आ गया है। अब हम लोग इस p का मान यहाँ से रख के q का मान देख लेते हैं। सेम ऐसे लगेगा समीकरण 1 से। ये दोनों रफ है, देख लेना, मिटाएंगे बाद में। तो समीकरण 1 में रखने पर सेम ऐसे √2 वाला भी लगेगा, √3 वाला लगेगा। रखने पर जो ये यम क्या है, देखो यहाँ पे लिख देना, जहाँ यम क्या है, एक पूर्णांक है, माना यम क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि जब भाग दोगे तो यम का मान कुछ पूर्णांक ही आएगा, जैसे जहाँ पे 4 आया है वैसे कुछ हो सकता है। ठीक है, लिख देना जहाँ यम क्या है, एक पूर्णांक है। नहीं लिखे थे, अभी बोल दे रहे हैं, लिख लेना आप ऐसे बगल में। चलो इसका मान रख के यहाँ के देखते हैं। समीकरण 1 में रखोगे तो रख के देखो, जहाँ p दिखेगा समीकरण 1 में वहाँ 5m रखोगे, तो यहाँ रखने वाले हैं p के स्थान पे 5m रखोगे। स्क्वायर रहे तो स्क्वायर लगाओगे, बराबर 5 है 5 लिखोगे, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यम का यम स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर। 5 से कट कर सकते हो, 5 एक 5, 5 25। तो यहाँ से मिलेगा हमें, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। फिर से देखो वही बात आएगा जैसे यहाँ पे लिखे थे, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। सेम देखो आया है, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखे थे 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, वैसे यहाँ भी लिख सकते हो 5 q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, जैसे यहाँ समझाए थे। ठीक, तो इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि चूंकि इस समीकरण को देखने से पता चल रहा है कि 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है, विभाजित करता है। इसलिए जैसे यहाँ लिखे थे कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को विभाजित करेगा, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को विभाजित करेगा। तो इसलिए लिख सकते हो 5q को भी विभाजित करेगा, अगर विभाजित करेगा तो जैसे यहाँ माने हो तो यहाँ पे देखो 5 से जब आप q में भाग दोगे तो कोई भागफल आएगा। जैसे मान लो वहाँ यम माने थे तो यहाँ यम ना मान के यन मान लेना। विभाजित कर रहा है तो पक्का शेषफल 0 आएगा, अर्थात जब n बार भाग गया तो यहाँ q आएगा, मान लो समझाने के लिए। ठीक, शेषफल 0। फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल लगाओगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि q बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, q बराबर 5 कितनी बार भाग गया, n बार। यहाँ पे लिख देना जहाँ n क्या है, फिर से एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लो। समीकरण नंबर कितना, 3। अब ध्यान से देखो, अब जैसे √5 को माने हो p/q, यहीं पे अगर समझाने के लिए बता रहे हैं कि √5 बराबर p/q माने थे, तो √5 बराबर p का मान आया है 5m। देख लो p का मान कितना आया है यहाँ से 5m, q का मान 5n। अब वही बात फिर से देखो, √5 बराबर p/q माने थे, p का मान आया था 5m, q का मान आया था 5n। देखा जाए दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। ठीक, 5 कॉमन का मतलब इसका HCF कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 p में भी उभयनिष्ठ है q में। या यहाँ से देखो ये 5 जो है p में भी है और q में भी है, अर्थात इन दोनों का HCF कितना आ गया, 5।
और हम लोग जो मान के चले थे HCF कितना था 1, तो यहाँ लग जाएगा विरोधाभास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे ना बोल के ऐसे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q में, दोनों में देखो P और Q में 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। P और Q में 5 उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अतः P और Q का 5 गुणनखंड होगा अर्थात उभयनिष्ठ है, सॉरी HCF होगा, अर्थात P और Q का डायरेक्ट लिख दो HCF बराबर 1। ठीक है, P और Q का अभी छोटा कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी समझते रहो ऐसे। HCF कितना 1, हम लोग क्या माने थे, HCF कितना आया है 1। यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग 1 लिखे हैं, कितना लिखना चाहिए 5 है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है तो HCF 5 ही आएगा। ठीक, तो अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि हम माने थे 1 है ना। विरोधाभास से हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय न होके क्या बन जाएगा, अपरिमेय। √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार हम बोलेंगे, वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कुछ कमेंट करिएगा, कुछ सुधार करेंगे इसमें, बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। कोशिश किए हैं समझाने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें समझाया गया है क्या कैसे किए हैं, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे √5 हल किए हो, बस यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 5 दिख रहा है पक्का 3 आएगा। √6 को हल करते तो सब जगह 6 आ जाता, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ये सब समझाने के लिए था, इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।